हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज मैथ वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आव्यूह में दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि दिए गए आव्यूह का सखंडक आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे सखंडक आव्यूह अगर हमको मिल जाए इसे हम एडजॉइंट कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए फार्मूला होता है दिए गए आव्यूह के इनवर्स आव्यूह की गणना करने का। इसी आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह की गणना करने के लिए ये फार्मूला है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं प्रारंभिक संख्या का प्रयोग करके इनवर्स ज्ञात करना, लेकिन इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए सूत्रानुसार दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। तो चूंकि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए है, इससे क्लियर होता है कि हम ए इनवर्स तभी निकाल पाएंगे जब हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिले और मॉड ऑफ ए मिले। देखिए मॉड ऑफ ए बता रहे हैं, यहाँ से क्लियर होता है यदि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तब तो इनवर्स संभव है। इसके लिए शर्त है कि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 0 2 1 -1 3 1 2 9 और आपसे क्वेश्चन किया जाए इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह के इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क इसकी गणना करें। तो सबसे पहले हम दिए गए आव्यूह के मापांक की गणना करते हैं। क्योंकि इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि आव्यूह का संख्यात्मक मान नहीं होता है, इसलिए मापांक की गणना करने के लिए सर्वप्रथम हमें उस आव्यूह को उसके संगत डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन दैट 5 0 2 1 -1 3 1 2 9 therefore mod of A इक्वल टू डिटरमिनेंट रूप रहेगा क्योंकि मैट्रिक्स का संख्यात्मक नहीं होता है। और यहाँ से देखें 5 0 2 1 -1 3 1 2 9 एक मान आपको इक्वल टू मिला। और यहाँ से हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का विस्तार करके इस सारी का मान ज्ञात कर सकते हैं जो इसके मापांक को व्यक्त करेगा। अतः मान आपको इसको टू 5 इसका डिटरमिनेंट इसको छोड़ेंगे -1 3 2 9 इसके बाद -0 सब डिटरमिनेंट बनाएंगे और ये छोड़ेंगे 1 3 1 9 1 3 1 9 और तीसरा एलिमेंट है 2। अब इसके संगत सब डिटरमिनेंट लेंगे तो देखिए यहाँ से 2 के संगत और स्तंभ छोड़ेंगे 1 -1 1 -1 और 1 2 आया 1 2। जब एक डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 आर्डर हो जाती है तो मुख्य विकल्प का गुणनफल माइनस गौण विकल्प का गुणनफल सूत्रानुसार का मापांक कहते हैं। 5 -1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और -0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा प्लस 2 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई -1। इसका फंक्शन आएगा 5 मल्टीप्लाई -9 -6 -0 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 1 2 + 1 3 जाएगा 5
इसका मतलब कि हम इसके इन्वर्स की गणना कर सकते हैं। अगर इन प्रश्न में आ जाता तो इन्वर्स का कोई अस्तित्व नहीं होता और हम लिख देते हैं दिया गया अव्युत्क्रमी आव्यूह है। लेकिन जीरो न आने की दिशा में इन्वर्स संभव होता है और उस कंडीशन में उसका व्युत्क्रमी आव्यूह की गणना की जा सकती है। तो अब हम पहले निकालेंगे क्या, एडजॉइंट क्या करने के लिए हमें इसके सखंड अवयव की गणना करनी पड़ती है। तो देखिए पहले लिखेंगे A11 एक इंटू प्लस आएगा M11 आएगा प्लस M11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला शब्द छोड़ने पर -9 और माइनस है कि -15 आ गया। तो इसका मान आएगा -15 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से -15 A11 आ गया। अब हम निकालेंगे A12। तो जब A12 निकालेंगे माइनस आएगा, इसके बाद 1 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम एक वे 9 और 3 6 आ रहा है इसका 9 में 3 9 और 3 तो आएगा 6 बाद निगेटिव है माइनस से आएगा A13 करेंगे प्लस आएगा M13 13 छोड़ेंगे 2 माइनस प्लस 2 1 आ जाएगा 2 1 3 और बाहर है पास क्या आएगा +3 फिर निकालेंगे A21 इक्वल टू माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड रो छूटेगा फर्स्ट कॉलम छूटेगा 0 में 9 का होगा 0 और माइनस हो ना, अच्छा माइनस से आ रहा है बाहर भी माइनस से आ रहा है, इसका मतलब प्लस से आ रहा है। A22 निकालेंगे तो 22 प्लस होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 45 माइनस 2 45 में से 2 घटाएंगे 43 रहेगा और यह 43 A23 नेगेटिव आएगा, सेकंड थर्ड छोड़ेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम 10 माइनस 0 आएगा 10 माइनस 0 का 10 बाहर माइनस आएगा 10। अब A31 में भी पॉजिटिव आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 2 आएगा 0 प्लस 2 बराबर 2 आएगा। A32 रहेंगे तो निगेटिव, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 15 माइनस 2 15 से 2 घटाएंगे 3 आएगा और इसका माइनस 13 हो गया। A33 पॉजिटिव आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 में -1 -5 -0 -5 आएगा और क्या गया आपका -5। इस तरह से हम सखंड अवयव निकाल चुके हैं। अब सखंड अवयव से निर्मित आव्यूह ज्ञान करेंगे। सखंड अवयवों से निर्मित आव्यूह, सखंड अवयवों से निर्मित आव्यूह। अब इसमें देखिए कोई मान लेंगे हम दिया है ये मान लेंगे 20 पर जो एलिमेंट हमको मिले हैं जिस ऑर्डर में मिले हैं उसे हम उसी ऑर्डर में लिख लेंगे। उस ऑर्डर में लिखने पर हमें पहली पंक्ति में मिलेगा -15 -6 -15 -6 3 2 1 4 है 43 है और -10 है 2 है -13 -5। इस सखंड अवयव से निर्मित आव्यूह है और जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे इसका परिवर्त हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसमें आएगा मैट्रिक्स परिवर्त निकालेंगे इसका
परिवर्त करेंगे। पहली पंक्ति 15 माइनस है 3, पहले कॉलम में लिखेंगे। दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में लिखेंगे 4 42 माइनस 10। तीसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम में लिखेंगे 2 माइनस 13 माइनस 5। इस तरह से हमें दिए हुए आव्यूह का एडजॉइंट आव्यूह मिल गया। इसके बारे में आपको इसके पूर्व वीडियो में बताया था। अब इनवर्स कैसे क्या करेंगे? देखिए मॉडुलस इसका पहले से निकाला जा चुका है कि मॉड ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज -69। फार्मूला लिखेंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए 1 बाई -69 मॉड हो गया। और एडजॉइंट इसका निकाले हैं -15 4 2 -15 4 2 -6 43 -13 3 -10 -5। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर वो व्युत्क्रमणीय है तो उसके इनवर्स की गणना कर सकते हैं। अब चूंकि आपको बताया जा चुका है कि आव्यूह में अगर किसी अचर राशि से गुणा या भाग करते हैं तो आव्यूह के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट में हम गुणा होने की दशा में गुणा और भाग होने की दशा में भाग संख्या यूज करते हैं। यहाँ पर -69 से डिवाइड करना है इस मैट्रिक्स को, इसलिए इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं कुल 3 में 3 9 एलिमेंट हैं। हर एलिमेंट में हम -69 से डिवाइड कर देंगे तो हमें दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रोसेस से हम किसी भी दिए हुए आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह की गणना करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कि अगर इनवर्स मिल गया तो इनवर्स के आधार पर किसी समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले कभी कभी पूछ देता है क्रैमर विधि से समीकरण को हल कीजिए, क्रैमर मेथड से। जैसे मान लीजिए दिया है समीकरण 2x + 3y = 10, x - y = 11 और पूछ दिया जाए आपसे कि क्रैमर विधि से इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट d तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो मॉड ले लेते हैं 2 3 1 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 क्रॉस 2 आता है तो मुख्य विकल्प का गुणनफल माइनस मॉड विकल्प के गुणनफल सूत्रानुसार हम इसकी गणना कर सकते हैं। 2 × -1 माइनस फार्मूला का है 1 × 3 -2 -3 ये आपका -5 है। अब यहाँ दो वेरिएबल x और y है, पहले हम dx निकालेंगे फिर dy। तो जब dx निकालेंगे तो जिस कॉलम में x वाला कोएफिशिएंट था उस कॉलम में अचर पद आ जाएगा। तो x वाला कोएफिशिएंट लिखिए। अब पहले कॉलम में था 10 11 यहाँ लिखेंगे 10 11 और दूसरे कॉलम को उसी तरह उतार लेंगे 3 -1। तो dx का वैल्यू मिला -10 -33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -43 आएगा dx वैल्यू। नाउ dy निकालेंगे तो सेकंड कॉलम में y को कितना कांस्टेंट आएगा तो 21 और ये आएगा 10 11। अब इसको सॉल्व करेंगे प्रोसेस वही मुख्य विकल्प का गुणनफल 11 22 गौण विकल्प का गुणनफल 10 तो 22 और 10 इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 12 dy = 12। अब हमें वेरिएबल x और y बताना है। क्रैमर प्रोसेस से x = dx/d होगा
एंड y इक्वल टू dy बाई डी होगा। तो ds मीन्स -43 बाई डी मीन्स -5, ये आ गया आपका +43/5 और dy y इक्वल टू dy बाई डी मीन्स 12/5 विथ नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा -12/5। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत। अगर ये मान जो x और y के क्रॉप हुए हैं दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो सत्य है, अन्यथा सत्य। तो देखिए पहले हम पहला समीकरण चेक करेंगे। पहला समीकरण है 2x + 3y = 10। अब इसमें x का वैल्यू है 2 × 43.5 + 3 × y मीन्स -12.5। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट में 10 है, हम लेफ्ट को लगा रहे हैं, राइट में 10 दिया है, 10 प्लस है तो आएगा 86/5 -36/5 LCM 5 86 - 36 that is equal to 50/5 divided by 5 that is 10 is equal to right hand side. It means equation solution is right. दिए गए समीकरण का हल सत्य है। अगर संतुष्ट न करता तो असत्य हो जाता। इसी तरह से हम इस समीकरण की भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा क्रैमर मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का प्रोसेस। अगर 3 चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसके लिए भी हम सर्वप्रथम दिए गए समीकरण में x y z के गुणांकों से सारणी बनाएंगे, उस सारणी का मान ज्ञात करेंगे जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है कैपिटल D। अब x वाले कॉलम में जहां x के गुणांक थे उस कॉलम में अचर पद को रखते हुए निकालते हैं तो वहां पर हमको वैल्यू मिलता है dx का, और फिर y वाले कॉलम में y के गुणांक को रखते हुए सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमको dy का वैल्यू मिलता है। ऐसे dz का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर फार्मूला x बराबर dx बाई डी, y बराबर dy बाई डी एंड z बराबर dz बाई डी से हम समीकरण निकालकर समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। मीन्स एक स्टैंडर्ड फार्मूला में आपको दे रहा हूँ। 3 समीकरण मान लीजिए a1x + b1y + c1z = d1। now a2x + b2y + c2z = d2 and a3x + b3y c3z = d3 c3z = d3। अब इसमें देखिए पहले हम निकालते हैं d मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू corresponds to the coefficient of the variables in the given equations। तो दिए गए समीकरणों में जो x y z के कोएफिशिएंट हैं उससे डिटरमिनेंट बनाओगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। इससे d वैल्यू मिलेगा। जैसे डिटरमिनेंट का विस्तार आपको बताया गया है, किसी पंक्ति या स्तंभ को लेकर के विस्तार करते हैं, सेम प्रोसेस। नाउ dx, जब dx लिखेंगे x वाले कॉलम में, इस पहले कॉलम में ऐसा पता आएगा d1 d2 d3 और दोनों कॉलम में सता लेंगे b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको सॉल्व करेंगे तो ds का वैल्यू मिलेगा। नाउ dy = डिटरमिनेंट वैल्यू। अब फर्स्ट कॉलम में तो a1 a2 a3 रहेगा, सेकंड कॉलम में कांस्टेंट d1 d2 d3 आएगा और थर्ड में z का कोएफिशिएंट c1 c2 c3 रहेगा। नाउ dz = z मींस थर्ड कॉलम था, थर्ड कॉलम में d1 d2 d3 आएगा और फर्स्ट सेकंड कॉलम से रहेंगे a2 a3 एंड d1 d2 b3, लेकिन थर्ड कॉलम में d1 d2 d3। इस डिटरमिनेंट की सहायता से हम d dx dy dz की गणना कर लेते हैं। डिटरमिनेंट की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का विस्तार करते हुए इसकी बात x बराबर dx बाई डी, y बराबर dy बाई डी, z बराबर dz बाई डी। इस फार्मूला से हम x y z का
सही है या गलत। जो हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू प्राप्त हुए हैं अगर ये हम इस समीकरणों में रख दें तो दोनों पक्ष बराबर होने की दशा में ये राइट होगा, अन्यथा रॉन्ग। ये रहा क्रैमर से किसी भी समीकरण निकाल को सरल करना। अब इनवर्स प्रोसेस से किसी भी समीकरण निकाल को कैसे सरल करते हैं, आप भी विशेष समीकरण निकाल को हल करना, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।